अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, दोबारा मुतवज्जो हो जाए ज़रा। आवाज़ आ रही मेरी आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, सर ये रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दें। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी अभी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ एडमिशन ऑफिस में असगर साहब एडमिन ऑफिसर हैं, आप लोग शायद जानते पहचानते होंगे उनको। अभी अभी ऑफिस से फ़ोन आया था कि उनका इंतकाल हो गया है। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी अस्पताल से फ़ोन आया है कि उनका इंतकाल हो गया, एम्बुलेंस भेज दें। तो वो ज़रा सुन के एकदम तबीयत जो है वो हो जाया था। लेकिन बहरहाल हम अभी टाइम हमारा क्लास का और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपनी बात को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो दोबारा टॉपिक के ऊपर आ जाए। तो मैं आपसे कह रहा था कि माइक्रो प्रोसेसर में दो तरह की ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करेगा सेपरेट एड्रेस की और डाटा की लाइंस के ज़रिए से, और सेपरेट एड्रेस और डाटा की लाइंस के ज़रिए से आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट करेगा। तो ये वाला जो मॉडल है ये कहलाता है हार्वर्ड मॉडल। और हार्वर्ड मॉडल जो है, इस मॉडल में आम तौर पे जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनको इस मॉडल के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। हम इसी कोर्स के आखिरी हिस्से में माइक्रो प्रोसेसर की जब स्टडी करेंगे तो वहाँ तफसील से ये बात और आपके सामने आ जाएगी। और दूसरा मॉडल ये है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए बसेस हैं वो सेम हैं। आपके पास इस 8088 में या 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस की लाइंस 20 हैं और डाटा की लाइंस 16 है, और जो है वो कंट्रोल की रीड राइट की लाइंस हैं। इन्हीं लाइंस के ऊपर मेमोरी भी कनेक्ट होगी और इन्हीं लाइंस के ऊपर आईओ डिवाइसेस भी कनेक्ट होंगी। तो इस तरह का जो मॉडल है जिसमें सेपरेट कनेक्शंस नहीं होंगे, सेम कनेक्शंस होंगे एड्रेस बस के, डाटा बस के और कंट्रोल की लाइंस के, इस तरह के कनेक्शन के मॉडल को कहते हैं वॉन न्यूमॉन आर्किटेक्चर, या इसका एक और नाम जो है वो प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी है। तो इस आर्किटेक्चर के मुताबिक जो 8086 है उसमें आपको कॉमन लाइंस मिलेंगी, लेकिन एक डिफरेंस होगा, और डिफरेंस ये होगा कि एड्रेस के पर्पज से अगर मेमोरी कनेक्ट होगी तो उस सूरत में एड्रेस की 20 लाइंस होंगी, और 20 लाइंस का मतलब ये है कि 2⁻20, तो 1 मेगा जो लोकेशंस हैं या 1 मेगा की जो 1 मेगाबाइट की जो मेमोरी है वो आपकी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकती है। और इसके मुकाबले में आईओ डिवाइसेस के लिए जो एड्रेस स्पेस है वो 20 लाइंस की नहीं है, बल्कि वो 16 लाइंस की है। और 16 लाइंस का मतलब ये है कि 2⁻16, तो आईओ डिवाइसेस के लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कनेक्शन की वो 2⁻16 यानी कि 64 किलोबाइट है। ठीक हो गया। अब आपको मैं ये याद दिलाऊं कि जब आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा जिसमें डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स देखे होंगे, वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारे के सारे जो मोड्स हैं वो मेमोरी के लिए हैं। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त हमने एक बात और डिस्कस की थी, वो ये की थी कि 8086 का जो मॉडल है वो रियल बेस है, रियल मोड है। और रियल मोड में जो एड्रेस की कंप्यूटेशन है वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि एक बेस एड्रेस होता है और एक ऑफसेट एड्रेस होता है। बेस एड्रेस के लिए हम जो 4 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, तो सेगमेंट रजिस्टर्स में से कोई रजिस्टर एक जो है वो आपका बेस रजिस्टर के तौर पे एक्ट करता है, और उसमें एक स्पेशल टेक्निक के ज़रिए से ऑफसेट वैल्यू जो है वो ऐड की जाती है, जिससे 20 बिट का एड्रेस बनता है। और वो 20 बिट का एड्रेस जो है वो एड्रेस बस के ऊपर पोर्ट होता है, जिसके आगे मेमोरी कनेक्ट होती है, और मेमोरी के उस कनेक्शन के ज़रिए से मेमोरी का रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। लेकिन उन्हीं चैप्टर्स में कहीं आपके साथ जो है वो पोर्ट एड्रेसिंग की बात भी की गई होगी, और जिसमें इन और आउट की 2 कमांड्स का जिक्र किया गया होगा कि 2 कमांड्स हैं इन और आउट की, जिनके ज़रिए से माइक्रो प्रोसेसर आईओ डिवाइसेस के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकता है,
और उनके ऊपर भी एड्रेस की और डाटा की लाइन इस्तेमाल होंगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो इन और आउट में आपको ये बताया गया था कि दो तरह के सिर्फ एड्रेसेस पॉसिबल हैं। एक एड्रेस जो है वो 8 बिट का पॉसिबल है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरी सूरत में आपका 16 बिट का एड्रेस है जो कि इनडायरेक्टली डीएक्स रजिस्टर के ज़रिए से जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं एड्रेस की इस प्रोसेसर के अंदर, जिसमें 16 बिट का एड्रेस हो सकता है या 8 बिट का एड्रेस हो सकता है। लेकिन बहरहाल मैक्सिमम जो है 16 बिट का एड्रेस हो सकता है पॉसिबल, और उसके लिए किसी एड्रेस कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि डीएक्स रजिस्टर में 16 बिट का एड्रेस जो है वो सेव कर दिया जाता है, और फिर इन और आउट की इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से वो एड्रेस जो है एड्रेस बस के ऊपर अपीयर होता है, और जो 8 बिट की या 16 बिट की डाटा की लाइंस हैं उनके ज़रिए से डाटा का रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो इंफॉर्मेशन मिलती है इस वक्त जो है वो एड्रेस बस के ऊपर जो एड्रेस मौजूद है ये मेमोरी के लिए है या आईओ डिवाइसेस के लिए है। तो आपको याद होगा कि आपसे जब माइक्रो प्रोसेसर की पिन्स डिस्कस की गई होंगी तो उन पिन्स में एक पिन का नाम था MIO, और उस पिन में जो है वो M/IO था, और IO के ऊपर जो है वो बार लगी हुई थी, तो वो आउटपुट पिन है। और उस पिन के ज़रिए से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस वक्त जो कॉमन लाइंस के ऊपर एड्रेस मौजूद है वो मेमोरी के लिए है या IO डिवाइसेस के लिए है। तो बाय दिस वे आपकी कॉमन एड्रेस की लाइंस हैं, लेकिन MIO पिन के ज़रिए से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस वक्त जो है वो IO डिवाइसेस ने रिस्पॉन्ड करना है और उन्होंने कनेक्ट हो के माइक्रो प्रोसेसर के साथ डाटा शेयर करना है या मेमोरी ने शेयर करना है। तो बाय दिस वे जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो सेम बसेस के ऊपर कनेक्ट होता है, और मेमोरी भी उसी बस के ज़रिए से माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करती है, और IO डिवाइसेस भी उसी बसेस के ज़रिए से IO डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और इसमें एक डिफरेंस जो है वो आपके सामने अगर आप थोड़ा सा याद कर लें तो और आ गया होगा, और वो ये था कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दो तरह की ऑप्शंस हैं जिसको मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड कहते हैं। तो मिनिमम मोड में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका सिंगल एक ऑपरेटिंग यूनिट के तौर पे काम करता है, और तमाम कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो जो 40 पिन की चिप है उसी में से मिलती हैं, और उसी के ज़रिए से एड्रेस बस, डाटा बस और सारी कंट्रोल की लाइंस वो आपकी निकलती हैं, और एक्सटर्नल मेमोरीज और IO डिवाइसेस जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं। और एक इसी डिवाइस के अंदर मैक्सिमम मोड है, एक पिन के ज़रिए से ये मोड सेलेक्ट किया जा सकता है, और उस सूरत में हम क्या करते हैं कि एक और डिवाइस जिसका नाम बस कंट्रोलर है 8288 वो सिस्टम के साथ लगाते हैं, तो जिसके ज़रिए से बहुत सारे जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो माइक्रो प्रोसेसर के बजाय वो बस कंट्रोलर से जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये सारी वो बात है जो सिर्फ मैं आपके सामने एक रिवाइज करके लेके आ रहा हूँ, जिससे आपके पास ये पूरा पिक्चर आ जाएगा कि हाउ माइक्रो प्रोसेसर इज कम्युनिकेटिंग विद मेमोरीज एंड IO डिवाइसेस। ठीक हो गया। तो ये बात पहले आपसे जो है फैसल कर चुके होंगे। अब हम दोबारा आ जाते हैं इसी टॉपिक के ऊपर जो 11.5 टॉपिक है, और ये है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर का। तो आम तौर पे इंटेल ने बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की IO डिवाइसेस जो है वो खुद डेवलप कर रखी हैं, और वो डेवलप करके सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए दी हुई हैं। जब भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बनता है तो आप समझें कि उसकी कुछ प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं। उन प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स के लिए इंटेल ही की डिवाइस ने, इंटेल ही की कंपनी ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए मुख्तलिफ तरह की IO डिवाइसेस डेवलप की हैं। उनमें से एक डिवाइस आपने जो 8255 है वो लास्ट टाइम स्टडी कर ली है, जो कि एक तरह की पेरिफेरल इंटरफेस है जिसमें A B C 3 डिफरेंट पोर्ट्स हैं, जिनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह के मोड्स के ज़रिए से IO डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। नाउ दिस इज अनदर डिवाइस जिसका नाम है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर 8254, ये इसका नंबर लिखा हुआ है। तो ये प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है। ये वाली चिप जो है ये भी आपकी 40 पिन की चिप तो नहीं है, ये गालबन आपकी कहाँ लिखा हुआ है, लिखा होना चाहिए कहीं पर
16 बिट काउंटर है, ये 24 पिन चिप, ठीक है जी। तो ये आपकी जो चिप है वो 24 पिन चिप है, और 24 पिन चिप की आगे पिन नंबर्स जो है वो कुछ यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्लॉक डायग्राम में इसका इंटरनल आर्किटेक्चर भी दिख रहा है, और एक्सटर्नल जो आपकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इसी की डायग्राम के अंदर दिख रही है। तो पहली बात तो ये है कि आप इसके इंटरनल ब्लॉक देखें तो आपको नजर आएगा कि इसमें काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 2, तीन जो है वो काउंटर्स इसके अंदर मौजूद है। ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ कि ये आपके ये काउंटर 1, काउंटर 2 और काउंटर 0, ये तीन इसके अंदर जो काउंटर मौजूद है। ये तीनों काउंटर मैंने हाईलाइट किया, आपको नजर आ रहा होगा। ये तीनों जो काउंटर्स हैं ये इंटरनली 16-16 बिट के काउंटर्स हैं। ये तीनों काउंटर्स इंटरनली 16-16 बिट के काउंटर्स हैं। और इन काउंटर्स के साथ आप राइट साइड पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा काउंटर 0 के साथ क्लॉक 0, गेट 0 और आउट 0। इसी तरह फिर से आगे काउंटर 1 के सामने भी आपको नजर आ रहा होगा क्लॉक 1, गेट 1 और आउट 1। और ऐसे काउंटर 2 के साथ भी आपको नजर आ रहा होगा क्लॉक 2, गेट 2 और आउट 2। तो हर काउंटर के साथ तीन तीन पिन एसोसिएटेड हैं, जिसमें से दो इनपुट पिन हैं, क्लॉक की पिन और गेट की पिन, और एक आउटपुट की पिन है। तो नंबर एक, तीन डिफरेंट काउंटर्स हैं जो 16-16 बिट के इंटरनल काउंटर्स हैं, और उन काउंटर्स की एक्सटर्नल आपकी जो अवेलेबिलिटी है और फंक्शनैलिटी है वो तीन डिफरेंट तरह की पिंस के साथ एसोसिएटेड है, हर काउंटर के लिए अलग अलग। और एक उसमें से क्लॉक की इनपुट है, एक उसमें से गेट की इनपुट है, और एक आपकी आउट नाम की आउटपुट है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन काउंटर्स के लिए आप तीन अलग अलग स्पीड की क्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्लॉक सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर ये गेट की इनपुट के तौर पे किसी टाइम फ्रेम के ऊपर गेट का सिग्नल इसको अटैच कर सकते हैं, और आउटपुट के पिन के ऊपर आपको किसी खास फॉर्मेशन की आउटपुट नज़र आएगी, मिलेगी। अब ये जो आउटपुट का मिलना है ये आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें 6 डिफरेंट तरह के मोड्स हैं, जिस तरह की 6 डिफरेंट तरह की आउटपुट्स आपकी हर काउंटर में प्रोग्राम की जा सकती हैं और वो आपको मिल सकती हैं। जिस तरह आपने पैरेलल इंटरफेस में देखा होगा पीपीआई में कि उसमें 3 मोड्स थे। तो यहाँ पे ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन काउंटर्स के 6 डिफरेंट तरह के मोड्स हो सकते हैं, और हर काउंटर अलग अलग मोड में या एक ही मोड में व्हाटसोएवर प्रोग्राम किया जा सकता है, और उसके मुताबिक वो काउंटर इंटरनली ऑपरेट कर रहा होगा, और एक्सटर्नल आउटपुट पिन के ऊपर आपको उस स्पेसिफिक किस्म की आउटपुट मिल रही होगी। तो 6 पिन्स तो ये हो गए, और आपको इनके साथ साथ उनके पिन्स के नंबर भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये पिन नंबर 9, 10, 11 ये काउंटर 0 के साथ एसोसिएटेड है, और पिन नंबर 13, 14, 15 काउंटर 1 के साथ एसोसिएटेड है, और पिन नंबर 16, 17, 18 ये आपकी जो है वो काउंटर 2 के साथ एसोसिएटेड है। और ये बात मैंने आपसे जिक्र कर दी कि ये पिन जो है, ये चिप जो है वो 40 पिन की चिप नहीं, जिस तरह के माइक्रो प्रोसेसर की या पीपीआई की 40 पिन की चिप थी, बल्कि ये आपकी 28 पिन की चिप है। लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको लेफ्ट साइड को हाईलाइट करता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको एक तो नज़र आ रहा है ये डाटा बस बफर। ये डाटा बस बफर जो है वो एक्सटर्नली आपकी 8 बिट की डाटा लाइंस हैं। ये आपकी डाटा बस बफर के ज़रिए से कनेक्टेड है इंटरनल सिस्टम में, और ये जो आपको एक्सटर्नल आपकी 8 बिट की लाइंस नज़र आ रही हैं ये आपकी डाटा की लाइंस हैं जो कि आपकी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होंगी। बल्कि ओवरऑल इस पूरी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जितना भी पोर्शन जो है वो ये मैंने बनाया हुआ है, ये वाला सारा पोर्शन, ये वो पोर्शन है कि जिसका ताल्लुक माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टिविटी के ज़रिए से है। और माइक्रो प्रोसेसर के साथ जब ये डिवाइस कनेक्ट होगी तो ये जिन पिन्स को मैंने हाईलाइट किया है ये सारी पिन्स इसमें मुख्तलिफ रोल प्ले करेंगी। इनमें से सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है 8 बिट की डाटा लाइंस। तो ये 8 बिट की डाटा लाइंस जो
माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस है, और माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस की आपकी D0 से लेके D7 तक की जो 8 लाइंस हैं, उसके साथ ये डाटा की लाइंस पैरेलल कनेक्ट होंगी। तो गोया जब आपका माइक्रो प्रोसेसर के साथ डाटा का कनेक्शन होगा और 8 बिट का पैरेलल डाटा जो है वो रीड या राइट हो सकेगा इन या आउट इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से, तो वो इन 8 लाइंस की डाटा बस जो है उसके ज़रिए से इस डिवाइस को पहुंचेगा, या इस डिवाइस से रीड होकर माइक्रो प्रोसेसर को पहुंचेगा। फिर इसके नीचे आप देखें, और इसके लिए आपको पिन नंबर नजर आ रही है कि 1 से लेके 8 तक ये आपकी लगातार जो 8 लाइंस हैं ये आपकी D0 से लेके D7 तक की डाटा की पिन जो है उसके तौर पे इस्तेमाल होंगी। इसके नीचे आप देखें कि आपको पिन नंबर 22, 23, 19, 20, 21, तो 19, 20, 21, 22, 23 ये आपको 5 पिन नजर आ रही हैं जिनके ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। पिन नंबर 22 के ऊपर रीड है और पिन नंबर 23 के ऊपर राइट है, और एरो बता रहा है कि ये दोनों पिन इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होंगी, इनपुट कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल होंगी। तो डेफिनेटली ये रीड की पिन जो है और राइट की पिन जो है, जो माइक्रो प्रोसेसर की रीड या राइट की पिन होंगी उनके साथ कनेक्ट होंगी। जब माइक्रो प्रोसेसर से रीड का सिग्नल आएगा तो इस रीड के ज़रिए से इस डिवाइस को मिल जाएगा। जब माइक्रो प्रोसेसर से राइट का सिग्नल आएगा तो ये राइट की पिन के ज़रिए से इस डिवाइस को वो राइट का सिग्नल मिल जाएगा। अब आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये रीड और राइट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के तौर पर मिनिमम मोड में कॉमन होता है। यही रीड राइट जो है वो मेमोरी के लिए भी होता है, यही रीड राइट जो है वो आईओ डिवाइस के लिए भी होता है। तो इसको जो है वो फिर एक्सटर्नल लॉजिक के ज़रिए से जो डीएलडी में आपने लॉजिक पढ़ी थी मुख्तलिफ गेट्स की फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक्सटर्नल हमें कुछ एक कम्बिनेशनल सर्किट लगाना पड़ता है, जो क्या करता है कि जो तीसरी पिन है माइक्रो प्रोसेसर की जिसका नाम MIO है, जिसके ज़रिए से ये आइडेंटिफाई होता है कि माइक्रो प्रोसेसर का ये जो कम्युनिकेशन है वो मेमोरी डिवाइसेस के लिए है या आईओ डिवाइसेस के लिए है। तो उसके साथ इसको कपल करके, तो जब कभी भी आईओ डिवाइसेस का सिग्नल होगा तब ये रीड और राइट जो है वो इसके ऊपर एक्टिव होगा और इस डिवाइस को मिलेगा, और जब मेमोरी के लिए होगा तो उस वक्त नहीं मिलेगा। अब आप में से मुझे कौन बता सकता है, आप लोगों ने डीएलडी पढ़ ली है, उसके पास फेल का फैसला भी हो चुका है, रिजल्ट बना के हमने भिजवा दिया है और उसके रिजल्ट को हमने आप लोगों से शेयर भी कर लिया है। तो डीएलडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बता सकता है कि रीड राइट और MIO इन तीनों लाइंस के जरिए से इस बात को आइडेंटिफाई करना कि ये वाला रीड राइट मेमोरी को जाएगा या आईओ डिवाइसेस को जाएगा, उसके बीच में किस तरह का पॉसिबल सर्किट हो सकता है? क्यों भाई, कौन बताएगा आप में से? एनीवन? आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? सर देखिए मैं क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट लाइन कीजिएगा। लगाता हूँ माइक्रो प्रोसेसर से ये तो लाइन कहाँ से खींचेगी, हेडलाइन, ये मेरा भी सीखना था कि काम कैसे करते हैं, लाइन खींचें, और ये क्या चीज़ है, हेड डॉट साइन डॉक्यूमेंट बाय टाइपिंग लाइन साइन टेक्स्ट। आ गया ठीक। अच्छा ये देखें,
अच्छा भी देखें, ये मैंने इस पे निशान लगाया है काले रंग से, RWMIO। MIO के वैसे MIO के ऊपर जो है एक वो बार भी आती है। ये 3 लाइंस हैं जो माइक्रो प्रोसेसर से आ रही हैं, RW और MIO। इन लाइंस के जरिए से ये डिसाइड करना है कि ये वाली रीड राइट IO डिवाइस को जानी है या ये वाली रीड राइट मेमोरी को जानी है। तो आपके ख्याल में इसके आगे कौन कौन सी गेट या कैसी लॉजिक लगेगी जो इस बात को सेग्रीगेट कर सकेगी? आप में से कौन इस बात को बता सकता है? क्यों भाई, कौन इस बात को बता सकता है इसके आगे किस तरह का गेट लग सकता है या क्या चीज लग सकती है जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये रीड राइट जो है वो IO डिवाइस से कनेक्ट हो या ये वाला रीड राइट जो है मेमोरी के साथ कनेक्ट हो? आप ये फर्ज कर लें कि सामने आपके एक टाइमर चिप लगी हुई है और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मेमोरी लगी हुई है। तो मेमोरी को भी रीड राइट जाना है और इस टाइमर की चिप को भी रीड राइट जाना है। तो इनके बीच में क्या लॉजिक लगेगा जिससे ये बात आइडेंटिफाई हो जाएगी कि इस वक्त रीड राइट ने मेमोरी डिवाइस को एड्रेस करना है या इस वक्त रीड राइट ने IO डिवाइस को एड्रेस करना है? क्योंकि कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? इसको वाइवा समझ लें आप, DLD का। क्यों सर भाई? डिकोडर तो नहीं यूज होगा? एक आंसर है डिकोडर यूज होगा, डिकोडर यूज नहीं होगा। और बोलो, और बोलो भी, और बोलो। इसमें क्या डिवाइस, कौन सा गेट लगेगा जो कि इस बात की डिवीजन करेगा कि इस वक्त के रीड राइट की कमांड की लाइंस किसको जानी चाहिए, मेमोरी को या IO को? एनी अदर जो क्लास में जाग रहे हैं, बाकी तो शायद सो रहे हैं, रमजान है सबके लिए। सर क्यों वो तो भाई? डिपेंड करेगा ना कि जो M है वो उसको मतलब वो एक्टिव है या IO एक्टिव है, क्योंकि ठीक है, इन दोनों के ऊपर MIO किसी के ऊपर बार MIO की होता है। लाइन जो है वो ऐसी लाइन है कि जिसके ऊपर 0 का मतलब है कि IO है और 1 का मतलब है कि वो मेमोरी है। MIO जो लाइन है माइक्रो प्रोसेसर की लाइन है और इस लाइन से ही आइडेंटिफाई होता है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से कम्युनिकेट करना चाहता है या IO से कम्युनिकेट करना चाहता है। तब इन 3 लाइंस के ऊपर क्या डिवाइस लगेगी, क्या गेट लगेंगे जिसके ज़रिए से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेमोरी भी लगी हुई है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये IO डिवाइस भी लगी हुई है। तो अगर वो ऑपरेशन मेमोरी के लिए होगा तो वो रीड राइट मेमोरी को चला जाएगा, अगर वो ऑपरेशन IO के लिए होगा तो वो रीड राइट IO के पास आ जाएगा। क्यों भाई? ये बहुत आसान सवाल है और अगर इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे तो फिर आप DLD में पास होने के एलिजिबल नहीं बनते। एनीवन? ये जितने भी 80-100 बच्चे क्लास में मौजूद हैं, कोई बताओ भाई। NAND गेट सर। हाँ डेफिनेटली इसके अंदर होंगे तो गेट्स ही। आपसे मैं गेट कहूँ चलो आप गेट बना दें, लेकिन आपने 2 चीजें पढ़ी थी, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। याद है किसी को? यस सर। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर किसी को याद है? यस सर। अच्छी तरह याद होना चाहिए। आपने बहुत सी फंक्शन इंप्लीमेंटेशन मक्स के जरिए से भी की होगी। आपने फंक्शन इंप्लीमेंटेशन गेट्स के जरिए से भी की है DLD में, फंक्शन इंप्लीमेंटेशन डिकोडर के जरिए से भी की है और फंक्शन इंप्लीमेंटेशन मल्टीप्लेक्सर के जरिए से भी की है। ठीक है, तो आप में से कौन बताएगा कि डी मल्टीप्लेक्सर की फंक्शनैलिटी कैसे होगी? एनीवन? ऐसा कुछ तो बोलो। डी मल्टीप्लेक्सर की फंक्शनैलिटी किस तरह से होगी?
यार ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग कुछ बोलो ताकि मुझे भी हौसला रहे ना, कुछ सुन रहा है। सर सुन रहे हैं सुन तो रहे हैं तो कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो ताकि सर। मुझे हौसला हो, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सर इसमें मेरे सर ख्याल से बेस जो का M/IO है ना, इसको वो डी मल्टीप्लेक्सर की एक इनपुट लगा देंगे, आगे जो उसकी मल्टीपल लाइंस होती हैं आउटपुट, तो वहाँ पे वो लगा देंगे। तो वो S0 और S1 जो हमारे पास सिग्नल होते थे सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सी लाइन हम्म, सेलेक्ट करनी है, जो डाटा लाइंस है, हम्म। उसके थ्रू वो सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर सिलेक्ट की एक लाइन हो तो उस सूरत में कितनी आपकी लाइंस होंगी इनपुट की या आउटपुट की जिनके बीच में सिलेक्शन हो सकती है? 2, 4, 6, 8, 10, कितनी लाइंस के बीच में सिलेक्शन हो सकती है? सर 1 या 0 होगा। 1 या 0 क्या मतलब? अगर सिलेक्ट की एक लाइन है, सर दो अगर आउट सिलेक्ट की एक लाइन्स होंगी। लाइन है, दो आउटपुट। अगर सिलेक्ट की एक लाइन है तो आपकी कितनी इनपुट या आउटपुट की लाइंस के बीच में से सिलेक्शन हो सकती है? 2n का फार्मूला लगेगा ना, तो 2n क्या होता है? 2 होता है ना। 2n 2 होता है, 2n 4 होता है, 2n 8 होता है। तो अगर सिलेक्ट की एक लाइन है तो इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट लाइंस के बीच में से सिलेक्शन हो सकती है। और मल्टीप्लेक्सर क्या करता है या डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि आपकी जो मल्टीपल इनपुट की या आउटपुट की लाइन है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आगे ले जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर एक दूसरे के उलट है। यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर होगा, तो डी मल्टीप्लेक्सर के तौर पे इनपुट की आपकी लाइन एक है और उस एक लाइन में से आउटपुट की आपकी दो लाइंस निकल रही हैं। ठीक हो गया? तो आपके इसके बीच में गोया दो डी मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, एक आर के आगे और एक डब्ल्यू के आगे। दो डी मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, एक आर के आगे और एक डब्ल्यू के आगे। ठीक हो गया? और ये जो आपकी इनपुट लाइन है उस डी मल्टीप्लेक्सर की, वो उसके ऊपर ये आर और डब्ल्यू कनेक्ट होंगे और उसके नीचे कॉमन सिलेक्ट की एक लाइन होगी जो दोनों डी मल्टीप्लेक्सर्स को सिलेक्ट कर रही होगी। और जब एक सिलेक्ट की लाइन होगी तो उसकी आउटपुट के ऊपर दो दो जो है वो आपकी गोया आउटपुट की लाइंस होंगी। एक आपका केस है सिलेक्ट में 0 का, एक आपका केस है सिलेक्ट के 1 का। तो आपकी जो दोनों आउटपुट्स हैं, एक 0 के साथ और एक 1 के साथ कनेक्ट हो रही होगी। तो आपके पास आउटपुट पे गोया 4 लाइंस मिल रही होंगी, दो आपके डी मल्टीप्लेक्सर्स की वजह से। दो लाइंस उसमें से जो है वो 0 के तौर पे सिलेक्ट होंगी, दो लाइंस आपकी 1 के तौर पे सिलेक्ट होंगी। तो आप ये MIO की जो लाइन है माइक्रो प्रोसेसर वाली, इसको डी मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्ट के साथ जोड़ेंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि 0 के तौर पे एक लाइन सिलेक्ट होगी, 1 के तौर पे एक लाइन सिलेक्ट होगी। अब इस केस में देख लें कि अगर 1 होगा तो मेमोरी है और 0 होगा तो IO डिवाइस है। तो लिहाजा जो आपकी 0 वाली ऑप्शन है उसको आप IO डिवाइस के रीड और राइट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो 1 वाली जो ऑप्शन है उसको आप R और W को जो मेमोरी वाला रीड राइट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो लिहाजा होगा क्या कि माइक्रो प्रोसेसर से तो रीड और राइट की कमांड आएगी, लेकिन MIO की वजह से वो रीड और राइट की कमांड सिर्फ मेमोरी को जाएगी या सिर्फ IO को जाएगी, डिपेंडिंग कि MIO की इनपुट के ऊपर 0 है या 1 है। MIO की इनपुट के ऊपर जो है वो अगर 0 होगा तो वो रीड राइट जो है आपका IO डिवाइसेस के रीड राइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मेमोरी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। और जब जो है MIO के पिन के ऊपर जो है वो 1 आ जाएगा तो उस सूरत में जो ये रीड राइट का सिग्नल है माइक्रो प्रोसेसर का, ये जिसको मैंने R और W लिखा है, तो ये वाला सिग्नल जो कि मेमोरी को रीड और राइट सिग्नल गया हुआ है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो और ये काम जो है हमें मिनिमम मोड में तो डी मल्टीप्लेक्सर लगा के खुद करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम मोड में ये काम 8288 जो बस कंट्रोलर है उसके अंदर ऑलरेडी ये बिल्ट इन काम किया हुआ होता है। लिहाजा अगर मैक्सिमम मोड होगा तो बस कंट्रोलर की आउटपुट के ऊपर
मेमोरी रीड और मेमोरी राइट के अलग कंट्रोल सिग्नल्स होंगे और आईओ रीड और आईओ राइट के अलग कंट्रोल सिग्नल्स होंगे। लिहाजा माइक्रो प्रोसेसर से जब कभी भी इन और आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो उस सूरत में जो सिर्फ मेमोरी आईओ के रीड राइट के सिग्नल्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल सिग्नल आएगा और सिर्फ वही आईओ डिवाइस जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। और जब जो है माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए से मेमोरी का ऑपरेशन जो है उसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उस सूरत में जो मेमोरी का रीड राइट का सिग्नल है कंट्रोल सिग्नल, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया, आप ये कर सकते हैं कि इस 8254 का जो रीड और राइट का इनपुट है पिन नंबर 22 के ऊपर और पिन नंबर 23 के ऊपर, तो ये आप कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के आईओ रीड और आईओ राइट के साथ कनेक्ट होगा, चाहे मिनिमम मोड हो चाहे मैक्सिमम मोड हो। और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मिनिमम मोड होगा तो आपके माइक्रो प्रोसेसर के रीड राइट और एमआईओ के बीच में डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ होगा, आप एक्सटर्नली लगाएंगे जिसके ज़रिए से सेग्रीगेट हो जाएगा और आईओ के रीड राइट अलग हो जाएंगे और मेमोरी के रीड राइट अलग हो जाएंगे। और मैक्सिमम मोड में आपका बस कंट्रोलर लगा हुआ होगा और वो आपको सेपरेट मेमोरी के और आईओ डिवाइसेस के रीड राइट के कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने दो बात कवर कर ली। एक ये कि आपकी जो ये डाटा की लाइंस हैं, ये आपकी जो आपकी डाटा की लाइंस हैं ये आपकी डाटा बस के साथ कनेक्ट होंगी। रीड राइट की लाइंस जो है माइक्रो प्रोसेसर की आईओ रीड आईओ राइट के साथ कनेक्ट होंगी और अगली दो लाइंस जो है वो आपकी एड्रेस की लाइंस हैं A0 और A1। तो ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस की 0 लाइन और एड्रेस की 1 लाइन है ये डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट होंगी। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि अगर एड्रेस की 2 लाइंस हैं, जिस तरह की यहाँ आपको नज़र आ रही हैं 2 लाइंस एड्रेस की, तो इन 2 लाइंस के वर्सेस कितने एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं? क्यों भाई, कितने एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं अगर एड्रेस की 2 लाइंस हों? तो कौन बताएगा भाई? सर 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 का मतलब है कि 4 एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। ठीक हो गया। और 4 एड्रेसेस में आप बाइनरी नंबर्स के तौर पे देखें तो A0 A1 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो आपके पास 4 पॉसिबल एड्रेसेस हो सकते हैं। तो गोया इस डिवाइस के अंदर 4 रजिस्टर्स या 4 लोकेशंस या 4 आप कह लें कि कंट्रोल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर एक्सटर्नली आप 0 0 के ज़रिए से पहला और 0 1 के ज़रिए से दूसरा और 1 0 के ज़रिए से तीसरा और 1 1 के ज़रिए से चौथा रजिस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आखिरी लाइन जो आपको नज़र आ रही है पिन नंबर 21 के ऊपर, वो नज़र आ रही है आपको चिप सिलेक्ट की लाइन, वो नज़र आ रही है आपको चिप सिलेक्ट की लाइन। तो इससे पहले आपने जब PPI स्टडी किया होगा तो वहाँ पर वो चिप सिलेक्ट की लाइन थी। तो आपको चिप सिलेक्ट की लाइन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली वो क्या थी? कौन बताएगा आप में से? क्यों भाई? चिप सिलेक्ट की लाइन आपके पास हर मेमोरी डिवाइस के अंदर भी होती है और हर आईओ डिवाइस के अंदर भी होती है। जब आपको मेमोरी फैसल ने डिस्कस की होगी तो वहाँ भी आपको उसने कहा होगा ये बताया होगा कि मेमोरीज के साथ भी चिप सेलेक्ट की लाइन होती है, चिप सेलेक्ट, चिप एनेबल, इस तरह की लाइंस होती हैं। क्यों भाई? जो चिप सेलेक्ट की लाइन है इसका क्या पर्पस? कंट्रोल सिग्नल सर, ये कंट्रोल सिग्नल है, मतलब चिप को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे दूसरी डिवाइसेस में एनेबल का होता है, इसमें वो CS चिप सेलेक्ट बात तो इसके नाम से नजर आ गई कि एनेबल सिग्नल है, ये सिलेक्ट सिग्नल है। जब इसके ऊपर अप्रोप्रिएट जहां बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जब इस लाइन के ऊपर 0 आएगा तब ये डिवाइस सिलेक्ट होगी और ऑपरेट करेगी, और जब इस लाइन के ऊपर 1 होगा तो ये डिवाइस अनसिलेक्टेड होगी, ये डिवाइस ऑपरेट नहीं करेगी। तो ये गोया इस पूरी डिवाइस की एक मास्टर पिन है कि इस पूरी डिवाइस को एनेबल करना, डिसेबल करना वो इस पिन के ज़रिए से होगा, वो इस पिन के ज़रिए से होगा। ठीक हो गया। और वो एक्टिव लो है, लिहाजा इस पिन के ऊपर जब 0 कनेक्ट होगा तो ये डिवाइस सिलेक्ट हो जाएगी, ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगी और ये डिवाइस अपना काम करेगी।
भले वीसीसी लाइन के ऊपर सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है, ग्राउंड लाइन के ऊपर ग्राउंड लगा हुआ है, क्लॉक लाइन के ऊपर क्लॉक लगी हुई है, जो भी आपकी इसकी डिफरेंट लाइंस हैं उनके ऊपर पोलैरिटी कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन अगर चिप सेलेक्ट के ऊपर 0 नहीं लगा हुआ, 1 लगा हुआ है, तो उस सूरत में ये डिवाइस काम नहीं कर रही होगी। और जब इस लाइन के ऊपर 0 लगेगा जिसका नाम चिप सेलेक्ट है, तब ये डिवाइस काम करेगी। अब आप में से कौन बताएगा कि हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है कि ये डिवाइस कब काम करे? और नंबर 1 और नंबर 2, ये चिप सेलेक्ट जो है वो टेक्निकली माइक्रो प्रोसेसर के किस पिन के साथ या किस है स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ताकि उस स्ट्रक्चर के जरिए से ये इंफॉर्मेशन इस डिवाइस को मिले कि अभी मैंने काम करना है, अभी मैंने काम नहीं करना। क्यों भाई? बोलो शाबाश। ये पीपीआई डिवाइस में चिप सेलेक्ट को आपके सर ने क्या बताया था? ये कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा? तो यार कुछ तो बोलो बच्चों, कुछ हाँ ना बोलो ना, ताकि मुझे भी हौसला रहे। आपको सर फैसल ने बताया होगा पीपीआई के केस में कि चिप सेलेक्ट की लाइन को किस पिन के साथ जोड़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर की। मैंने अभी आपसे ये कहा कि ये वाला सारा जो पोर्शन है, मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, ये, ये ये जो सारा पोर्शन है पिंस का, जिसमें ये आपकी 8 डाटा की लाइंस हैं, और आपकी ये एक रीड की लाइन है, एक राइट की लाइन है, एक एड्रेस 0 की लाइन है, एक एड्रेस 1 की लाइन है, और एक चिप सेलेक्ट की लाइन है। 5 ये और 8 डाटा की लाइंस, ये आपकी 8 और 5 13 लाइंस वो हैं जिनका कनेक्शन फिजिकली माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के साथ होगा। तब गोया ये वाली डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। अभी हमने बारी बारी इसको डिस्कस कर लिया कि जिसमें से ये बात आपके सामने आ गई कि डाटा की 8 लाइंस माइक्रो प्रोसेसर की डाटा की 8 लाइंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगी, D0 के साथ, D1 के साथ, और सो ऑन D7 के साथ। अगली बात मैंने आपसे ये डिस्कस कर ली कि जो ये रीड और राइट है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर की रीड राइट के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने आपको तफसील से बता दिया कि माइक्रो प्रोसेसर की रीड राइट लाइन जो हैं वो मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में अलग अलग तरह की हैं। मैक्सिमम मोड में माइक्रो प्रोसेसर से नहीं बल्कि बस कंट्रोलर से 8288 जो चिप है वहाँ से सेपरेट मेमोरी की रीड राइट लाइंस आएंगी और आईओ की रीड राइट लाइंस आएंगी। तो मैक्सिमम मोड में बस कंट्रोलर लगा हुआ होगा, जिससे आईओ रीड आईओ राइट की अलग से कंट्रोल की लाइंस होंगी, और आईओ रीड इस रीड के साथ और आईओ राइट इस राइट के साथ कनेक्ट होगा। और ये A0 और A1 जो ये एड्रेस की लाइंस हैं, ये डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस बस है उसकी A0 लाइन के साथ A0 कनेक्ट होगी, उसकी A1 लाइन के साथ A1 लाइन कनेक्ट होगी, और बकिया जो लाइंस है A1 के आगे A2 A3 A4, और आईओ डिवाइसेस के लिए मैक्सिमम वो आपकी 16 लाइंस हो सकती हैं, A0 से लेके A15 तक। तो उनके ज़रिए से आपकी ये कनेक्टिविटी होगी, जिसमें से A0 A1 वो डायरेक्टली 19 नंबर और 20 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होंगी। अब आखिरी सवाल ये रह गया कि जो चिप सेलेक्ट है इसके साथ क्या चीज़ कनेक्ट होगी जो इसको माइक्रो प्रोसेसर के साथ जोड़ेगी?
जी, मेरे इल्म के मुताबिक जब आपको माइक्रो प्रोसेसर की हार्डवेयर पिन्स डिस्कस कराई गई होंगी और उसमें आपका बस बफरिंग और लैचिंग आपको डिस्कस किया गया होगा, तो वहां इस सवाल का जवाब आपको दिया गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर की जो बस बफरिंग और लैचिंग है, तो कैसे आपकी एड्रेस की, डाटा की और कंट्रोल की लाइंस इंटीग्रेट होके किसी भी मेमोरी के साथ या किसी भी आईओ डिवाइस के साथ कनेक्शन की प्रोविजन देती हैं। अब आप में से कौन बताएगा कि चिप सेलेक्ट की जो लाइन है, ये माइक्रो प्रोसेसर की किस लाइन के साथ कनेक्ट की जाएगी? भाई साहब सो रहे हैं, जाग रहे हैं? इस वक्त 106 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। 106 में से कोई एक भी नहीं है जो मुझे बता सके कि चिप सेलेक्ट किसके साथ कनेक्ट होगा? क्यों भाई? इस वक्त 106 अटेंडीज मौजूद हैं। आईओ के साथ कनेक्ट होगा। आईओ के साथ कनेक्ट होगा सर। आईओ तो एक ब्रॉड वर्ड है, इनपुट आउटपुट। एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी पिन होगी जिसके साथ इस डिवाइस का या किसी भी डिवाइस का चिप सेलेक्ट कनेक्ट होगा? सर ALE के साथ। ALE के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ALE होता है एड्रेस लैच इनेबल, और इसकी ज़रूरत पेश आती है उस वक्त जहां पर आपकी माइक्रो प्रोसेसर की चूंकि एड्रेस की और डाटा की लाइंस कंबाइन है, मल्टीप्लेक्स्ड है, उन्हीं लाइंस के ऊपर एड्रेस आता है, उन्हीं लाइंस के ऊपर डाटा आता है। तो वहाँ पर एड्रेस की लाइंस और डाटा की लाइंस के सिग्नल को अलग अलग करने के लिए हमने उन लाइंस के ऊपर लैचेस और ट्रांसीवर्स लगाए हुए होते हैं। तो वहाँ पे उन लैचेस में एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए ALE का कमांड सिग्नल होता है कि जिस टाइम आपका उन कॉमन लाइंस के ऊपर एड्रेस आता है, साथ ही ALE का सिग्नल आता है और एक्सटर्नल लैच के ऊपर वो एड्रेस लैच हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ताकि रिमेनिंग बस साइकिल में वैलिड एड्रेस बस के ऊपर मौजूद रहे और जिस मेमोरी ने या जिस आईओ ने कनेक्ट होना है उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद रहे। ALE का काम वहां पर, यहां पर नहीं है। और बोलें, किसी भी मेमोरी का या किसी भी आईओ डिवाइस का जो चिप सेलेक्ट का सिग्नल है, इसकी कनेक्टिविटी माइक्रो प्रोसेसर की किस पिन के साथ या किस लाइंस के साथ होगी? यकीनी तौर पे चूंकि आप इससे पहले एक डिवाइस पढ़ चुके हैं, इस सवाल का जवाब आपके पास आ चुका है। और वाइवे के पर्सपेक्टिव में, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी डिवाइस जिसने माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होना है, तो उसकी किस किस लाइंस के साथ किस किस चीज को कनेक्ट होना है। ये चीज वाइवे में भी बहुत पूछी जाएगी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आपसे कोई बात डिस्क्राइब करनी होगी तो आप बताएंगे, अच्छा भाई ये डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होगी तो ये लाइन डाटा से कनेक्ट होगी, ये रीड से कनेक्ट होगी, ये फला से कनेक्ट होगी, ये फला से कनेक्ट होगी। तो सवाल ये है कि किसी भी डिवाइस की, चाहे वो मेमोरी हो चाहे आईओ डिवाइस हो, उसकी एक चिप सेलेक्ट, चिप एनेबल, इस तरह की कोई ना कोई कंट्रोल की लाइन होती है। वो लाइन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की किस पिन के साथ कनेक्ट होगा जिससे एप्रोप्रिएट फंक्शन जो है परफॉर्म होगा, और वो डिवाइस सिर्फ उस वक्त जो है वो परफॉर्म करेगी जिस वक्त माइक्रो प्रोसेसर उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा, अदरवाइज वो डिवाइस परफॉर्म नहीं करेगी, वो डिवाइस साइलेंट रहेगी। अब 20 डिवाइसें लगी हुई हैं, अब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक वक्त में सबके साथ तो बात नहीं करता, किसी एक डिवाइस के साथ बात करेगा। तो लिहाजा जिस डिवाइस के साथ बात करेगा सिर्फ उसका चिप सेलेक्ट एनेबल होगा और सिर्फ वो डिवाइस जो है वो एड्रेस और डाटा की लाइंस के जरिए से माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होगी, बाकी कोई डिवाइस भी कनेक्ट नहीं होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ, अच्छा भाई रोल नंबर 10 कौन है, तो इस
इस सवाल के जवाब में रोल नंबर 10 कौन है, कितने जवाब हैं? क्यों भाई? एक ही जवाब है ना, रोल नंबर 10 कोई एक ही होगा आप में से। रोल नंबर 10 मल्टीपल तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। जिस तरह किसी का नाम जो है वो अली है, जैनब है, आयशा है, फरहान है, जो भी कुछ नाम है, तो अगर मैं कहूँ भी रिजवान कौन है, तो मुमकिन है रिजवान कई हों, लेकिन उनके रोल नंबर अलग अलग होंगे। तो उनकी यूनिक जो आपकी पहचान है वो रोल नंबर है, कि भाई रोल नंबर 10 कौन है, 20 कौन है, 150 कौन है, तो वो कोई एक ही होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ तो मैंने आवाज से बोला, आपने आवाज से सुना और सबके कानों ने सुना, तो जिसका 120 रोल नंबर था, 150 रोल नंबर था, उसने रिस्पॉन्ड किया जी यस सर मैं 120 150। फिर उससे जो बात पूछनी थी पूछ ली, जो कहनी थी कह ली। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर जो वो एड्रेस कर रहा है और कह रहा है अच्छा जी जो ये टाइमर है ये रिस्पॉन्ड करे, पीपीआई रिस्पॉन्ड करे, सीरियल कम्युनिकेशन रिस्पॉन्ड करे, मेमोरी रिस्पॉन्ड करे। अब माइक्रो प्रोसेसर ये बात कैसे कहेगा? उसके वो आवाज से तो नहीं कहेगा ना, वो तो 0-1 के लॉजिक होंगे जो कि आपके अपीयर होंगे सिस्टम के ऊपर, और उसके जरिए से ये बात कही जाएगी कि ये किसने रिस्पॉन्ड करना है, कौन जो है वो रिस्पॉन्ड करे, और वो रिस्पॉन्ड करके माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करे, चाहे वो डाटा रीड हो चाहे राइट हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए चिप सिलेक्ट होता है, मेमोरी हो या आईओ डिवाइस हो, उसके अंदर चिप सिलेक्ट होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के बीच में और किसी भी मेमोरी और आईओ के बीच में एक कनेक्शन होगा जो कि उस चिप सिलेक्ट को एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर ही चिप सिलेक्ट का एनेबल सिग्नल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और एक वक्त में सिर्फ किसी एक को देगा, ज़्यादा को नहीं देगा, वरना एक वक्त में कई डिवाइसेस जो है वो पैरेलल ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी और डाटा बस जो है वो कई डिवाइसेस के साथ जो है एक ही वक्त में कनेक्ट हो रही होगी। तो ऐसा नहीं होगा, एक वक्त में किसी एक ही के साथ कनेक्शन होगा। तो ये चिप सिलेक्ट का सिग्नल, अगेन आई रिपीट, चिप सिलेक्ट का सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर की किस पिन के साथ होगा या किस पिन के साथ हो सकता है? डाटा एनेबल की पिन होती है उसके साथ तो नहीं हो सकता। डाटा एनेबल की पिन के साथ नहीं हो सकता, इसलिए कि डाटा एनेबल की पिन आपके माइक्रो प्रोसेसर के आगे जो डाटा ट्रांसीवर लगे हुए होते हैं, जिनके जरिए से डाटा बस आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अवेलेबल होती है, तो डाटा एनेबल वहां जाके जुड़ता है और वो उस चिप को एनेबल करता है ताकि कॉमन लाइंस के ऊपर से जो डाटा है वो सेग्रीगेट होके उन लाइंस के ऊपर आ जाए, और जो सेपरेट डाटा बस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए बनी हुई है तो वहां पे वो डाटा अवेलेबल हो। तो डाटा एनेबल की पिन तो वहां इस्तेमाल होती है, यहाँ नहीं इस्तेमाल होती। सर लॉक के साथ तो नहीं होगा? ओके, एनीवन हु कैन टेल द फंक्शन ऑफ लॉक? कोई लॉक की पिन का फंक्शन बता सकता हो, किसी को याद हो? वैसे एक बात ये है कि लॉक का जो फंक्शन है वो मैक्सिमम मोड में होता है, मिनिमम मोड में लॉक का फंक्शन होता ही नहीं है। आपको ये बात याद है कि नहीं याद? जो लॉक की फंक्शनैलिटी है, जो लॉक की पिन है, वो आपकी मैक्सिमम मोड में होती है, मिनिमम में होती नहीं है। यस सर। जबकि ये फीचर आपका ऐसा है जो कि आपका मिनिमम मैक्सिमम हर मोड में चलने वाला है, चाहे मिनिमम मोड हो चाहे मैक्सिमम मोड हो, दोनों सूरतों में माइक्रो प्रोसेसर ने आईओ के साथ भी कम्युनिकेट करना है और मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट करना है। तो ये लॉक नहीं होगा, लॉक के अलावा कोई और चीज होगी। अच्छा, आप एक बात पे गौर नहीं कर रहे, मैं आपको बार बार इंडिकेशन भी दे रहा हूं कि माइक्रो प्रोसेसर ने मुख्तलिफ, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि रोल नंबर 102, 105, 106, 67, 68, अब ये क्या चीज़ है? ये एक नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसके जरिए से हर इंडिविजुअल आपके यूनिवर्सिटी के सिस्टम के साथ अटैच है। ऐसे ही है ना, आप में से हर इंडिविजुअल का अलग अलग रोल नंबर है जो आपके आइडेंटिफिकेशन है, और उसके जरिए से आप लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अटैच होते हैं। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि माइक्रो प्रोसेसर मुख्तलिफ डिवाइस में से एड्रेस करता है,
या वो मेमोरी को एड्रेस करता है या वो आईओ डिवाइस को एड्रेस करता है। और आईओ डिवाइसेस में से भी ए बी सी डी 10 20 50 जितनी भी आईओ डिवाइसेस लगी हुई उनमें से हर एक को अलग 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 एड्रेस करता है, एड्रेस करता है। तो जब अलग अलग एड्रेस करते हैं तो आपके ख्याल में इस तरह की कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहाँ से आनी चाहिए? मेमोरी कंट्रोल से। आई अगेन रिपीट कि माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग डिवाइसेस को एड्रेस करता है, एड्रेस करता है। और सिर्फ वही डिवाइस रिस्पॉन्ड करती है जिसका वैलिड एड्रेस बस पर मौजूद होता है, बाकी डिवाइसेस रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैं आपको पूरे सवाल का जवाब सुना चुका हूं, फिर भी आप में से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। समथिंग वेरी स्ट्रेंज। माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग डिवाइसेस को एड्रेस करता है और सिर्फ वो डिवाइस रिस्पॉन्ड करती है जिसका वैलिड एड्रेस बस के ऊपर मौजूद होता है, बकिया डिवाइसेस रिस्पॉन्ड नहीं करती। सर डिकोडर? किसी हद तक ये लफ्ज ठीक है डिकोडर का, लेकिन इसको हम कहेंगे एड्रेस डिकोडर, तब ये बात पूरी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एड्रेस बस जिसकी मेमोरी के केस में 20 लाइंस हैं और आईओ के केस में 16 लाइंस है, तो A0 से लेके A15 तक आईओ के लिए और A0 से लेके A19 तक मेमोरी के लिए ये एड्रेस बस है, एड्रेस की लाइंस हैं। इन एड्रेस की लाइंस के ज़रिए से ये बात आइडेंटिफाई होगी, ये बात डिसाइड होगी कि कौन सा एड्रेस किस डिवाइस के लिए रिजर्व किया जाता है, कौन सा एड्रेस किस डिवाइस के लिए रिजर्व किया जाता है। तो जब एड्रेस बस के ऊपर वो एड्रेस आएगा, वो वाला कम्बिनेशन आएगा, तब सिर्फ वही वाली डिवाइस एड्रेस करेगी, उसी के लिए चिप सेलेक्ट मिलेगा। तो ये सिंपल आपका डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सवाल है। जब आप क्या करते हैं कि आपके पास मल्टीपल ए बी सी डी वेरिएबल इनपुट्स होती हैं और आप कहते हैं कि इसके ऊपर जो आपकी आउटपुट फंक्शनैलिटी है वो किस किस मिन टर्म के अगेंस्ट या किस किस मैक्स टर्म के अगेंस्ट 1 या 0 बनती है। ठीक हो गया? तो आपने एड्रेस बस के ऊपर एक तरह से सिंपल आपका जो एंड और गेट्स का सर्किट है वो लगाना होता है, या डिकोडर का सर्किट है वो लगाना होता है, कि जिसके ज़रिए से आपकी जो डिज़ायर्ड लाइंस हैं एड्रेस की, उनके ऊपर फॉर एग्जांपल 1 आउटपुट मिले, बकिया के ऊपर 0 मिले, या वाइस वर्सा, कि सब के ऊपर 1 मिले, जो डिज़ायर्ड है उनके ऊपर 0 मिले। आप दोनों तरह से फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने जो DLD का कोर्स पढ़ा है और पास किया या नहीं किया, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने आपके मिड के पेपर चेक किए थे, आप लोगों को DLD नहीं आती। मिड के पेपर में सिर्फ एक सवाल था, जो पहला सवाल था, और वो आपकी फंक्शन जनरेशन के बारे में था, जिसमें आपको आपके रोल नंबर के अगेंस्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन जनरेट करने के लिए कहा गया था, और वो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द क्लास का ठीक नहीं था, चंद बच्चों के अलावा। तो इसका मतलब ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपने DLD को पढ़ने की, समझने की कोई कोशिश नहीं की। DLD में चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारे के सारे चैप्टर डील करते थे कि कैसे कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन होगा, और आपकी जो भी वेरिएबल लाइंस हैं उनके आपके जो डिज़ायर्ड कम्बिनेशंस हैं, तो आप जिन जिन डिज़ायर्ड कम्बिनेशंस के ऊपर 1 लेना चाहते हैं या 0 लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन से लॉजिक गेट्स किस फॉर्मेशन में लगाएंगे जिससे आपको डिज़ायर्ड कंडीशंस के ऊपर आपकी आउटपुट मिलेंगी। तो ये आपका सिंपल DLD है कि जिसमें आपके पास एड्रेस की 20 लाइंस हैं या 16 लाइंस हैं, और आप उसके जो डिज़ायर्ड कम्बिनेशंस हैं उनके ऊपर चाहते हैं कि 0 आउटपुट मिले या 1 आउटपुट मिले। तो ये आप नैंड गेट से, एंड और गेट से, नैंड गेट से, जो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के आपने डिजिटल लॉजिक के सर्किट पढ़े थे, उनके ज़रिए से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करेंगे। उसको हम कहेंगे एड्रेस डिकोडिंग, उसको हम कहेंगे एड्रेस डिकोडिंग।
तो आपकी एड्रेस डिकोडिंग के अंदर जो आपकी कम्बिनेशन होंगी, या वो एंड और की होंगी, या और एंड की होंगी, या नैंड एंड की होंगी, जो वो 8 डिफरेंट तरह के आपको मैंने सवाल दिए थे बुक में, आपको आपने पढ़े भी थे, तो एक किसी भी लॉजिक फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक हो गया? आई अगेन रिपीट कि माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस के आगे आपका एक एड्रेस डिकोडिंग का सर्किटरी लगा हुआ होगा, और ये एड्रेस डिकोडिंग का जो सर्किट है ये आपका डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के मुताबिक या नैंड गेट होगा, या नॉर गेट होगा, या कोई भी गेट होगा जिसके ज़रिए से आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ होगा, और एड्रेस की जिस कम्बिनेशन के ऊपर जिस डिवाइस ने कनेक्ट होना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी की आउटपुट के ऊपर आपको ये रेलिवेंट चिप सेलेक्ट की पिन मिलेगी, और उसके ऊपर अगर एक्टिव लो चाहिए तो एक्टिव लो आउटपुट मिल जाएगी, एक्टिव हाई चाहिए तो आपको एक्टिव हाई आउटपुट मिल जाएगी। ठीक हो गया? अब दोबारा इस बात को समझ लें कि जितनी भी आईओ डिवाइसेस लगेंगी, उन आईओ डिवाइसेस के ऊपर सिस्टम डिज़ाइनर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डिवाइस किस एड्रेस के ऊपर कनेक्ट होगी, और डेफिनेटली वो उसको अलग अलग उसको डिज़ाइन करेगा। ओके, एड्रेस नंबर 20, 30, 20, 21, 22, 23 फॉर एग्जांपल इस एड्रेस के ऊपर पीपीआई लगी हुई है। फॉर एग्जांपल एड्रेस नंबर 25, 26, 27, 28 के ऊपर जो है वो ये टाइमर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल एड्रेस नंबर जो है वो 31, 32, 33, 34 के ऊपर फलाना चीज़ लगी हुई है। तो जितने भी एड्रेसेस हैं उनमें से डिस्ट्रीब्यूट करके तो उनके अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और उन ग्रुप्स के अगेंस्ट एड्रेस डिकोडिंग की सर्किटरी बनानी पड़ेगी। वो सर्किटरी एड्रेस बस के बीच में और उस आईओ डिवाइस के बीच में लगेगी, और जिससे आपको उसका रेलिवेंट चिप एनेबल चिप सेलेक्ट सिग्नल मिलेगा। अब इस बात को मेहरबानी फरमा के अपने मगज में अच्छी तरह से बिठा लें। कोई भी आईओ डिवाइस होगी उसके लिए आपको सेपरेट चिप सेलेक्ट या चिप एनेबल चाहिए, फिजिकली चाहिए, और वो फिजिकल आपका जो सिग्नल होगा वो माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस की लाइंस को डिकोड करके मिलेगा। अब अगेन जब डिकोड का लफ्ज़ आया तो डिकोड का मतलब ये है कि वो डिकोडर होगा, और डिकोडर का मतलब ये है कि वो आपका वो नैंड से बनेगा, एंड और से बनेगा, और एंड से बनेगा, डिपेंड्स कि आपने कौन सी जो है वो टोपोलॉजी मैक्स टर्म वाली इख्तियार की, मिन टर्म वाली इख्तियार की, जो भी आपने इख्तियार की उसके हिसाब से आपका एक सर्किट बनेगा जो डीएलडी का सर्किट होगा, जिसको हम कहेंगे एड्रेस डिकोडर। और उसकी जो आउटपुट पिन है वो आपकी अकॉर्डिंगली एक्टिव लो होनी होगी तो एक्टिव लो के तौर पर डिज़ाइन होगी, एक्टिव हाई होनी है तो एक्टिव हाई के तौर पर डिज़ाइन होगी। वो पिन आपकी उस आईओ डिवाइस की चिप सेलेक्ट के साथ कनेक्ट होगी। अब मुझे आप में से कौन बताएगा अब सारी इस बात के बाद कि ये वाली डिवाइस जो 8254 जिसका नाम प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है, इसको कितने एड्रेसेस चाहिए, कितने एड्रेसेस के ऊपर इस डिवाइस ने माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करना है? ये सवाल का जवाब कौन देगा? क्यों भाई? इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। हम कौन रिमाइंड कराएगा कि इस डिवाइस के लिए कितने एड्रेसेस चाहिए? क्यों भाई? कितने एड्रेसेस चाहिए भाई? सर 4 चाहिए। शाबाश। ये कौन बोला? क्या रोल नंबर है तुम्हारा? सर 147 147 पे 147 को शाबाश है। इस डिवाइस को 4 एड्रेसेस चाहिए जो कि A0 और A1 से आइडेंटिफाई होते हैं, 00, 01, 10 और 11। और ये आपको इसी स्लाइड में लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। ये लेफ्ट साइड में देखें आप, ये देखें, मैं तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये 4 एड्रेसेस हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ये हाईलाइट नजर आ रहा है आपको इस वक्त? ये हाईलाइट नजर आ रहा है आपको इस वक्त? यस सर। यस सर। तो ये 4 एड्रेसेस हैं, 00, 01, 10 और 11। ये इसकी एड्रेस की बॉटम लाइंस हैं।
इसके आगे की जो नेक्स्ट लाइंस है A1 के आगे A2, A3, A4 अप टू A15, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उन तमाम एड्रेस की पॉसिबल कम्बिनेशन में से 4 एड्रेसेस सिलेक्ट करके उनको हमें रिजर्व करना होगा कि अच्छा जी ये 4 एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हेक्स में देखें तो 40, 41, 42, 43, ये आप कह लें कि 40, 41, 42, 43, 40, 41, 40, ये हेक्स में बोल रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 4 एड्रेसेस जो इस डिवाइस के लिए हमने रिजर्व कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी बनेगा, जब कभी भी आपके एड्रेस लाइंस के ऊपर 40 आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा या 43 आएगा, तो उस सूरत में चिप सेलेक्ट के ऊपर 0 जनरेट होगा। इन एड्रेसेस के अलावा कोई भी और एड्रेस आएगा तो हमेशा चिप सेलेक्ट के ऊपर 1 आएगा, ताकि ये डिवाइस अटेम्प्ट ना करे, कनेक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड ना करे। सिर्फ इन 4 एड्रेसेस के ऊपर ही चिप सेलेक्ट 0 आएगा जिस पे ये डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगी, अदरवाइज रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ठीक हो गया? डाटा बस के ऊपर डाटा मौजूद होगा, रीड राइट के ऊपर रीड राइट का सिग्नल मौजूद होगा, लेकिन चूंकि वो एड्रेस इस डिवाइस के बारे में नहीं है, लिहाजा एड्रेस और डाटा मौजूद होने के बावजूद ये डिवाइस रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ ये डिवाइस उसी वक्त माइक्रो प्रोसेसर को रिस्पॉन्ड करेगी जबकि इन 4 स्पेसिफिक एड्रेसेस के ऊपर आपकी कमांड माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से इशू होगी। जब माइक्रो प्रोसेसर से आप कमांड लिखेंगे और आप 40 एड्रेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये 41 एड्रेस, ये 41 मैंने मिसाल दी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी आपकी जो बॉटम की लाइंस हैं वो 00 से शुरू होनी चाहिए, A0 और A1 के ऊपर 00 हो, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो जब इन एड्रेसेस के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर को रीड भेजेगा या राइट भेजेगा, तो उस सूरत में एड्रेस बस की कम्बिनेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग चिप सेलेक्ट के ऊपर से एक्टिव सिग्नल भी आएगा, जिससे ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगी, और अकॉर्डिंगली रीड का सिग्नल होगा या राइट का सिग्नल होगा तो फिर ये डिवाइस रिस्पॉन्ड भी करेगी और माइक्रो प्रोसेसर से डाटा रीड या राइट भी डाटा बस के थ्रू करेगी। ठीक हो गया? अब सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए जो है मेरे आपके साथ जो है वो 2 घंटे लग गए, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइंदा किसी भी इस तरह के सवाल के जवाब में पशु-पेश नहीं करनी चाहिए। अब आइंदा चल के आप कोई भी डिवाइस देखेंगे, आगे चल के आप सीरियल कम्युनिकेशन देखेंगे, आगे चल के आप इंटरप्ट कंट्रोलर देखेंगे, आगे चल के आप और भी डिवाइसेस देखेंगे, तो तमाम डिवाइसेस का ये कॉमन फीचर है, तमाम डिवाइसेस का एक कॉमन फीचर है कि उस डिवाइस ने जब माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए डाटा की लाइंस, कंट्रोल की लाइंस, रीड राइट की, एड्रेस की लाइंस और चिप सेलेक्ट की लाइंस, ये आपकी हर डिवाइस की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जिसको फिजिकली माइक्रो प्रोसेसर की डिफरेंट तरह की पिन्स के साथ कनेक्शन करना होगा, तब वो डिवाइस जो है फिजिकली कनेक्ट होगी और फिर माइक्रो प्रोसेसर से जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी तो उनके साथ फिर वो डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगी और उस रेलिवेंट डिवाइस से डाटा रीड या राइट हो सकेगा। ठीक हो गया? अब दोबारा इस लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो इस लेफ्ट साइड से नजर आ रहा है कि आपके पास जो 4 एड्रेसेस हैं, उन 4 एड्रेसेस के ऊपर जो 00 एड्रेस है ये आपका रीड राइट काउंटर 10 के साथ है, 01 एड्रेस जो है वो आपका रीड राइट काउंटर 1 के साथ है, 10 एड्रेस जो है आपका रीड राइट काउंटर 2 के साथ है। तो हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा कि इस डिवाइस में इंटरनल 3 काउंटर्स हैं, तो पहला काउंटर 0, दूसरा काउंटर 1, तीसरा काउंटर 2। तो हम जब कभी भी माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए से इन रेलिवेंट काउंटर्स को एड्रेस करना चाहेंगे तो उनको अलग अलग एड्रेसेस के ऊपर एड्रेस कर सकेंगे, और जो यहाँ डाटा लिखवाना चाहेंगे या डाटा यहाँ से रीड करना चाहेंगे तो वो उनके एड्रेसेस के मुताबिक रीड या राइट हो सकेगा। और जो चौथा 11 का एड्रेस है, दिस इज़ राइट टू द कंट्रोल वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अलग से एक कंट्रोल वर्ड होगा जो 8 बिट का वर्ड होगा, और उसके ज़रिए से इसके डिफरेंट तरह के जो ऑपरेटिंग मोड्स हैं उनको सिलेक्ट किया जा सकेगा, जिस तरह आपने PPI में किया था। तो PPI में भी जो 11 का एड्रेस था
उसके ज़रिए से कंट्रोल वर्ड के ऊपर आप एक वर्ड लिखवा सकते थे और उस वर्ड के ज़रिए से जो PPI के डिफरेंट पोर्ट्स थी उनकी डिफरेंट जो मोड्स थे उनको प्रोग्राम किया जा सकता था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो 1 का एड्रेस है, सबसे आखिरी एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर इस डिवाइस टाइमर का कंट्रोल वर्ड एड्रेस होगा और उस कंट्रोल वर्ड के अंदर आप जो वर्ड लिखवाएंगे उसके ज़रिए से जो डिफरेंट ये काउंटर्स हैं और डिफरेंट जो इनकी गोया मोड्स होंगे उनकी सिलेक्शन की जा सकेगी। ठीक हो गया। अब हम नीचे आते हैं स्लाइड में थोड़ा सा और देखते हैं कि इसके जो डिफरेंट वर्ड्स और सिलेक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देखें तो आपको नज़र आएगा कंट्रोल वर्ड। आठ बिट का कंट्रोल वर्ड है। ठीक है, ये आपका सारा कंट्रोल वर्ड का जो है ना ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है जो कि बता रहा है कि कंट्रोल वर्ड से क्या क्या चीज़ें जो है वो एड्रेस होंगी और वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होंगी। तो ये आप देखें डी नहीं सिर्फ इतना पोर्शन करना है, ये पोर्शन ये आपका कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आप देखें आपको ऊपर D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, तो ये आपका 8 बिट का कंट्रोल वर्ड है। तो जब आप माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल वर्ड लिखवाएंगे तो वो आपका इस कंट्रोल वर्ड के अंदर आके सेव हो जाएगा। अब जो आपकी D0 बिट है ये आप देखें तो D0 बिट जो है इसका नाम है BCD। ये गोया बाइनरी काउंट या डेसिमल काउंट इसको जो है वो आपको स्पेसिफाई करती है। तो इस बिट के अंदर अगर 0 होगा तो ये 16 बिट का जो काउंटर है ये बाइनरी काउंट करेगा। ठीक है, 16 बिट का जो काउंटर है वो बाइनरी काउंट करेगा। और बाइनरी काउंट का मतलब ये है कि ऑल जीरो से लेके ऑल वंस तक आपकी जो बाइनरी काउंट है हर क्लॉक पल्स के ऊपर, तो आपका 16 बिट का काउंटर जो है वो काउंट अप करता चला जाएगा। और BCD काउंटर के केस में अगर इस बिट के ऊपर 1 हो तो जो 16 बिट का काउंटर है वो आपका बाइनरी नहीं बल्कि डेसिमल काउंट करेगा। ठीक है, और आपने BCD कोड देखा था कि 4 बिट का कोड है जो कि आपके डेसिमल नंबर्स को 0 से लेके 9 तक उनको जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कि 16 बिट का अगर नंबर होगा तो उसमें डेसिमल के कितने डिजिट बनेंगे? क्यों भाई, 16 बिट का नंबर आपका होगा तो उसमें डेसिमल के कितने डिजिट बनेंगे? ओ भाई साहब कोई तो बोल दिया करो, 147 कहाँ गया? किसने भी सवाल का जवाब दिया था? जी सर। जी, अगर 16 बिट का नंबर होगा तो 16 बिट में आपके डेसिमल के कितने डिजिट बनेंगे? सर 2 की पावर 6 कर देंगे। आपका बाइनरी में डेसिमल का डिजिट एक्सप्रेस करने के लिए कितने डिजिट चाहिए होते हैं, कितने बिट चाहिए होते हैं? सर 4 डिजिट बनेंगे सर। 4 बिट चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल के नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको 4 बिट का बाइनरी कोड चाहिए होता है। तो 4 बिट के बाइनरी कोड का मतलब है कि 16 बिट टोटल हो तो कितने डेसिमल डिजिट बनेंगे? कितने डेसिमल डिजिट बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, 4 बनेंगे। तो 4 डिजिट का मतलब ये है कि 9,999 9999। तो आपकी जो मैक्सिमम काउंट होगी डेसिमल की वो होगी 0 से लेके 9,999 तक। ठीक हो गया। जबकि बाइनरी में आपकी 16 बिट की जो काउंट होगी वो 0 से लेके कहाँ तक होगी? 16 बिट का बाइनरी नंबर होगा तो उसकी आपकी काउंट 0 से लेके कहाँ तक होगी? सर 4F तक होगी। 2⁻16 तक होगी ना। बाइनरी में आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो 2⁻n-1 होता है ना। तो अगर 16 बिट का बाइनरी नंबर होगा तो आपकी मैक्सिमम काउंट होगी 2⁻16 तक, जो बनता है वो 16 कितना 15,000 कितने से कितने बनता है?
ठीक है ना, बाइनरी में। तो बाइनरी में इसकी जो आपकी काउंट होगी वो 0 से लेके 15,000 और जो 600 कुछ बनता है वहां तक जाएगी, जबकि डेसिमल में इसकी काउंट जो है वो 0 से लेके 9,999 तक जाएगी। ठीक हो गया। तो जो 16 बिट का काउंटर है इसमें गोया दो तरह की ऑप्शन मौजूद हैं, ये बाइनरी काउंट भी कर सकता है और ये डेसिमल काउंट भी कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये पिन नंबर जो D0 है ये इस बात की सिलेक्शन के लिए है कि जो आपके 3 काउंटर हैं, इन काउंटर की जो काउंट सीक्वेंस है वो डेसिमल में चलेगी हर क्लॉक पल्स के साथ या बाइनरी में चलेगी। ठीक हो गया। इसकी अगली जो 3 बिट्स हैं D1, D2, D3, ये M0, M1, M2 हैं और ये तीनों मिल के आपके डिफरेंट कम्बिनेशंस के जरिए से 6 डिफरेंट मोड सेलेक्ट करती हैं। मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, मोड 5। तो ये मोड 0 जो है ये इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट है, और मोड 1 जो है प्रोग्रामेबल 1 शॉट है, और मोड 2 जो है वो रेट जनरेटर है, और मोड 3 जो है वो स्केयर वेव जनरेटर है, और मोड 4 जो है वो सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब है, और मोड 5 जो है वो हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब है। अब ये मोड क्या है उसको अलग चल के आगे चल के हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट बोर्ड्स में आउटपुट की पिन के ऊपर किस तरह की वेव फॉर्म, किस तरह की आउटपुट जनरेट होगी। लेकिन सिर्फ इतनी बात यह है कि यहाँ पर कंट्रोल वर्ड के पर्सपेक्टिव में कि इन 3 बिट्स के जरिए से D1, D2 और D3 आपके 6 डिफरेंट मोड्स में से एक मोड सिलेक्ट होगा। और अगली बात ये भी समझनी जरूरी है कि आपके 3 काउंटर्स हैं, तो तीनों काउंटर्स के ऊपर अलग अलग आपका मोड सिलेक्ट किया जा सकता है। मुमकिन है आपके 3 काउंटर्स में से कोई मोड 0 में काम कर रहा हो, कोई 2 में काम कर रहा हो, कोई 4 में काम कर रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस डिवाइस के अंदर एक से ज़्यादा कंट्रोल वर्ड लिखवा सकते हैं, और वो कंट्रोल वर्ड आपके तीनों काउंटर्स के लिए अलग अलग होंगे। और इसकी जो आपकी डिस्टिंक्शन है वो आपकी बिट नंबर जो D6 और D7 है इससे हो रही है। आप देखें बिट नंबर D6 और D7 के ऊपर लिखा हुआ है SC0 और SC1, तो ये है सिलेक्ट काउंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिट के जरिए, इन 2 बिट्स के जरिए से 0 के ऊपर काउंटर 0 सिलेक्ट होगा और 0 1 के ऊपर काउंटर 1 सिलेक्ट होगा, और 1 0 के ऊपर जो है वो काउंटर नंबर 2 सिलेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर जब कंट्रोल वर्ड राइट करवाएंगे तो कंट्रोल वर्ड के ऊपर हम 3 डिफरेंट वर्ड्स राइट करवा सकते हैं, जिसमें से एक वर्ड जो है वो काउंटर 0 की प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, एक वर्ड जो है वो काउंटर 1 की प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, और एक वर्ड जो है वो काउंटर 2 की प्रोग्रामिंग कर रहा होगा। तो इसके इंटरनल जो है वो गोया इन 2 बिट्स को छोड़ के 6 बिट के 3 डिफरेंट कंट्रोल वर्ड्स होंगे। एड्रेस एक ही होगा जिसके जरिए से आगे प्रोसेसर इसको लिखवाएगा, लेकिन जो सिलेक्ट काउंटर की 2 बिट्स हैं इनके जरिए से वो 3 अलग अलग जो है वो राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म करके तीनों काउंटर्स को अलग अलग प्रोग्राम कर सकेगा, और तीनों काउंटर्स को अलग अलग बताएगा कि ये बाइनरी काउंट करेंगे या डेसिमल काउंट करेंगे, और इनका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, और ऐसे ही जो आपकी D4 और D5 की 2 बिट्स हैं ये डिफरेंट तरह के जो रीड राइट के ऑप्शंस हैं इनको जो है वो बताती हैं। और उसमें आप देखें, आपको सेंटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वाला, तो ये 0 के ऊपर जो है वो काउंटर लैच कमांड है, और 0 1 के ऊपर रीड राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ओनली है, और 1 0 के ऊपर रीड राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ओनली है, और 1 1 के ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट फर्स्ट देन मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। इसका तर्जुमा क्या हुआ? इसका तर्जुमा ये है कि आपके पास, ऊपर दिखाता हूँ आपको, ऊपर देखें आप, ये आप बताएंगे डाटा की कितनी लाइन्स है, डाटा की कितनी लाइन्स है? क्यों भाई, डाटा की लाइन्स कितनी है? सर 8 है। 8 लाइन्स है। जबकि आपको ये बताया गया कि जो ये तीनों काउंटर हैं ये 16 बिट के काउंटर हैं। तो काउंटर इंटरनली 16 बिट के हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो डाटा की लाइन्स है वो 8 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको 16 बिट के काउंटर में कोई वर्ड लिखना पड़ेगा
तो आपको 8-8 बिट के 2 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। एक आपका 16 बिट में लोअर वर्ड होगा 8 बिट का, एक आपका 16 बिट में हायर वर्ड होगा 8 बिट का। ठीक हो गया? तो आप उसको कह रहे हैं कि लोअर बाइट होगी और हायर बाइट होगी। तो काउंटर आपका 16 बिट का है जिसमें आपकी 2 बाइट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके पास एक्सटर्नल डाटा की सिर्फ 8 लाइंस हैं, 1 बाइट का स्पेस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 2 बाइट का वर्ड लिखना है तो आपको 2 दफ़ा राइट करना पड़ेगा, एक दफ़ा उसके लो बाइट के लिए, एक दफ़ा उसके हाई बाइट के लिए। ठीक हो गया? तो इसलिए ये आपकी जो सिलेक्शन है कंट्रोल वर्ड की नीचे पे आपको दिख रही है, तो यहाँ पर दोबारा यहाँ आ जाए तो यहाँ पे आप देखें तो रीड राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ओनली, रीड राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ओनली एंड रीड राइट 1-1 के ऑप्शन के ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट फर्स्ट देन मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर से इस काउंटर में रीड करना है या राइट करना है तो उसकी आपको ऑप्शंस दी गई हैं कि आपने लोअर बाइट रीड करनी है, हायर बाइट रीड करनी है, या दोनों बाइट्स जो है वो रीड करनी है या राइट करनी है। तो इन ऑप्शंस के ज़रिए से ये सिलेक्ट होगा कि आपने अगर सिर्फ लोअर बाइट जो है वो रीड राइट करनी है तो 1-0 की ऑप्शन हो जाएगी, अगर सिर्फ हायर बाइट जो है वो रीड राइट करनी है तो 0-1 की ऑप्शन सिलेक्ट होगी, और अगर आपने दोनों बाइट्स को रीड राइट करना है तो आपकी 1-1 की ऑप्शन होगी कि जिसके ज़रिए से जब पहली दफ़ा राइट होगा तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में जाएगा, और जब दूसरी दफ़ा राइट होगा तो वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है या हायर बाइट है उसमें जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से जो पूरा 8 बिट का कंट्रोल वर्ड है इसकी आपके सामने एक्सप्लेनेशन आ गई कि 8 बिट के ज़रिए से एक बिट आपकी बाइनरी काउंट या डेसिमल काउंट सेलेक्ट करती है, 3 बिट्स आपकी डिफरेंट 6 मोड्स हैं उनमें से सिलेक्शन करती हैं, और 2 बिट्स आपकी जो है वो ये सिलेक्ट करती हैं कि जो काउंटर के इंटरनल रजिस्टर्स हैं उसकी हायर बाइट और लोअर बाइट एक रीड करनी है, दोनों रीड करनी है, या कौन सी रीड करनी है। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 लाइंस हैं D6 की और D7 की, वो ये सिलेक्ट करती हैं कि कौन सा काउंटर जो है उसकी प्रोग्रामिंग की जा रही है। और अगर 3 काउंटर्स हैं तो 3 डिफरेंट वर्ड्स जो है वो काउंटर के प्रोग्रामिंग के तौर पर इसके कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर करवाए जा सकते हैं, जिससे हर काउंटर अलग अलग प्रोग्राम हो रहा होगा और उसकी अलग अलग सेटिंग होगी जो कि इसके इंटरनल कंट्रोल रजिस्टर में सेव हो। यहाँ तक कि जितनी बात में कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर इससे अगली बात करते हैं। यहाँ तक जितनी बात हुई उसके बारे में सवाल है तो पूछ लें, फिर इससे अगली बात करते हैं। कोई सवाल नहीं है? अगली बात करें फिर। हेलो, यस सर। कोई तो यस सर बोल दिया करो ताकि मैं भी मुतमईन हो जाऊं। अच्छा, जब तक आपके सामने ये बात आ गई कि इसमें आपके पास डिवाइस में क्या है कि कंट्रोल वर्ड के जरिए से 3 काउंटर्स में से कोई काउंटर जो है वो सिलेक्ट भी हो सकता है, उसके मोड्स भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं, और उस काउंटर की जो वैल्यू है उसके जो 16 बिट के नंबर्स हैं उनको रीड राइट भी किया जा सकता है। अगेन, रीड राइट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो क्या है? वो 8 बिट की डाटा बस है, वो 8 बिट की डाटा बस है और उसके साथ रीड राइट के कंट्रोल सिग्नल्स हैं। तो आप एक वक्त में मैक्सिमम 8 बिट की इंफॉर्मेशन को माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए से या रीड कर सकते हैं या राइट करवा सकते हैं, जबकि इसके इंटरनल रजिस्टर जो है वो 16 बिट के हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अगर 16 बिट की इंफॉर्मेशन रीड राइट करनी होगी तो फिर आपको 2 दफ़ा रीड करना पड़ेगा या 2 दफ़ा राइट करना पड़ेगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? अगली बात ये है कि इस सेलेक्ट काउंटर में जो आखिरी ऑप्शन है ये वाली, ये आपकी ऑप्शन है 1-1 की, जिसको कहते हैं वो रीड बैक कमांड। तो इस 1-1 के ज़रिए से हम ये ऑप्शन बताएंगे कि हमने आइंदा जो क्लॉक पल्सेस में ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने तीनों काउंटर्स को रीड राइट करना है, किसी एक को करना है, या क्या करना है। ठीक हो गया? और हम जो है वो ऐसा तो नहीं करना चाहते कि जो इस पूरी डिवाइस का स्टेटस है उसको रीड करना चाहते हो। तो हमने
इस डिवाइस में से क्या क्या रीड करना है, क्या क्या रीड नहीं करना है, इसके लिए आपका ये वाला जो अगला सेगमेंट है, ये वाला जिसमें 1 1 की ऑप्शन होगी, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके ज़रिए से ये बात जो है डिटरमिन होगी कि आपका कौन कौन सा ऑप्शन अगली क्लॉक पल्स में होने जा रहा है। तो ये आपके पास देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये आपके पास 5 तरह के ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन क्या है, ये बिट नंबर 0 इस्तेमाल नहीं होती, तो आपकी जो बिट नंबर 1 है ये बताती है कि आपको काउंटर 0 जो है वो सिलेक्ट करना है। जिन जिन लाइंस के ऊपर 1 होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और जिन जिन के ऊपर 0 होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो और इसी तरह से जो ये बिट नंबर 4 और बिट नंबर 5 है, इसके ऊपर काउंट नंबर और स्टेटस है। तो काउंट नंबर और स्टेटस जो है वो एक्टिव लो की फॉर्म में है। सिलेक्ट करने के लिए वहाँ पे 0 डालना पड़ेगा और सिलेक्ट ना करने के लिए वहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। और काउंटर जो है एक्टिव हाई है, लिहाजा काउंटर की सिलेक्शन के लिए आपको 1 डालना पड़ेगा, सिलेक्शन ना करने के लिए आपको 0 डालना पड़ेगा। तो आपके रीड बैक कमांड के ज़रिए से आप ये चीज़ इस डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए से ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं और उसको बताते हैं कि हम इस डिवाइस से क्या क्या रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं अगली इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यहाँ पे काउंट में भी 0 डाल दिया और स्टेटस में भी 0 डाल दिया और इन तीनों काउंटर्स 2 1 और 0 में भी 1 1 1 डाल दिया, इसका मतलब ये है कि हम अगली जो रीड या राइट की ऑपरेशंस हैं इनमें ये पांचों काम करना चाहते हैं। काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2 इनको रीड भी करना चाहते हैं, राइट भी करना चाहते हैं। ऐसे स्टेटस जो है और काउंट जो है इसको भी रीड या राइट करना चाहते हैं। तो एक वक्त में जो काम करना हो उसके मुताबिक हम ये एक कंट्रोल वर्ड इशू करेंगे और हमने सिर्फ काउंटर 1 रीड करना है तो उसको 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। सिर्फ काउंटर 2 रीड राइट करना है उसको 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। तो बाय दिस वे जब हम रनिंग में प्रोग्राम लेके चल रहे होंगे तो हमने जो काउंटर इस्तेमाल करना है, जिसके साथ को प्रोग्रामिंग की हुई है, जिसके साथ को हमने और ऑपरेशन एसोसिएट किया हुआ है, उसी का हम रीड राइट का कमांड इशू करेंगे और उसी को हम रीड राइट कर लेंगे। तो ये वाला जो है वो वर्ड इस सिलेक्शन के लिए होगा कि हमने नेक्स्ट रीड राइट में कौन से काउंटर या स्टेटस जो है उनको रीड राइट करना है। अगर हम स्टेटस रीड करने जाएंगे तो ये आपका जो 1 1 का एड्रेस है इसके ऊपर स्टेटस रीड होगा और वो ये वाला स्टेटस रीड होगा। एग्जैक्टली जो आपका कंट्रोल वर्ड है यही वाला स्टेटस के तौर पे आपको वो रीड करके बताएगा और वो ये बताएगा जो मैंने हाईलाइट किया इस वक्त, तो वो बताएगा कि ये वाला काउंटर जो है ये BCD में प्रोग्राम था या बाइनरी में प्रोग्राम था, इसका मोड क्या था, इसके रीड राइट की सिलेक्शन क्या थी, और ये नल ये बताएगा कि इस वक्त जो काउंटर है वो काउंट पूरा कर चुका है या काउंट पूरा नहीं कर चुका। अगर जो है वो काउंट के ऊपर जो है वो 0 0 आ चुका है, इसका मतलब ये है कि इस पिन के ऊपर, इस बिट के ऊपर 1 आएगा जो बताएगा कि नल काउंट, कि हमारा काउंटर जो है वो हमारा, आमतौर पर ये काउंटर जो है वो रिवर्स काउंटर है। हाँ, इस काउंटर के ऊपर कोई 16 बिट का नंबर हम डालते हैं और हर क्लॉक पल्स के ऊपर वो नंबर जो है वो डिक्रीमेंट होता जाता है, हत्ता कि वो काउंटर जो है वो ऑल जीरोस के ऊपर पहुंच जाता है। ये जितने भी 3 काउंटर्स हैं ये आपके डाउन काउंटर्स हैं और इनके ऊपर हर क्लॉक पल्स के बाद जो नंबर फीड किया हुआ होगा वो काउंट डाउन करता जाएगा। तो जो काउंटर जिसकी हम ये सिलेक्शन करके स्टेटस जानना चाहेंगे, तो अगर वो काउंटर काउंट डाउन करते करते ऑल 0 तक पहुंच चुका होगा तो ये जो 6 नंबर बिट है, नल वाली बिट, यहाँ पे 1 आ जाएगा जो ये बताएगा कि काउंट की सीक्वेंस कंप्लीट हो चुकी है। और अगर अभी काउंट की सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुई तो उस सूरत में यहाँ पे 0 आएगा जो ये बताएगा कि अभी काउंट बाकी है और अभी काउंट जो है वो क्लॉक के ऊपर काउंट चल रहा है। अब ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे इस वक्त ये किया हुआ है कि 3 वर्ड्स हैं, 3 0 काउंटर 0 के लिए, 5 5 काउंटर 1 के लिए, B8 काउंटर 2 के लिए, इनको हमने लोड करना है जबकि बेस एड्रेस जो है 40 है। तो 40 एड्रेस आपका काउंटर 0 का होगा, 41 आपका काउंटर 1 का होगा, 42 आपका काउंटर 2 का होगा। तो हम ये देखें लेफ्ट साइड पे आपको सीक्वेंस में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या किया, मूव AL30 किया, तो 30 आपका वो काउंटर वर्ड है, कंट्रोल वर्ड है जो आपने लिखवाना है। और आपका जो
एड्रेस है वो आपका कंट्रोल वर्ड का 3 के साथ होगा, तीसरा चौथा एड्रेस 43। तो आप देखें आउट 43AL, तो हमने क्या किया कि इस कंट्रोल वर्ड के ऊपर ये 30 की वैल्यू राइट करवा दी। ठीक है, इस तरह से बारी बारी आप कंट्रोल वर्ड के ऊपर 3 दफ़ा वर्ड राइट करवाएंगे, जिससे काउंटर 0 का अलग वर्ड राइट हो जाएगा, काउंटर 1 का अलग वर्ड राइट हो जाएगा, काउंटर 2 का अलग वर्ड राइट हो जाएगा। ठीक हो गया। और अभी जो 3 वर्ड्स थे, ये 30 का और 55 का और B8 का, यहाँ पे इनको मैंने राइट साइड पर अलग से स्पेसिफाई किया, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। देखें अब इस हाईलाइट पोर्शन को देखें कि 30, जब 30 बनेगा तो क्या बनेगा, हेक्स में देखें तो 3 बनेगा 0011, ये 3 बनेगा, और 0 क्या बनेगा, वो 0000 बनेगा। ठीक है, ऊपर कंट्रोल वर्ड की डेफिनेशन आ गई थी। तो कंट्रोल वर्ड की डेफिनेशन से आप देखें तो आपका जो बिल्कुल स्टार्ट की 2 बिट्स हैं, इनके ऊपर आ गया 00। तो ये 00 ये बताता है कि आपका काउंटर 0 सेलेक्ट हुआ हो, आपका काउंटर 0 सेलेक्ट चला गया। तो ये 30 बताता है, आपका 00 बताता है कि आपका काउंटर 0 सेलेक्ट हुआ है। और ये 11 अगला बताता है कि जिसमें आपकी चौथी ऑप्शन थी कि आप 16 बिट का काउंटर रीड राइट करना चाहते हैं, लिहाजा आपका लोअर सिग्निफिकेंट बाइट पहले रीड राइट होगी और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट उसके बाद रीड राइट होगी। तो आपके गोया 2 दफ़ा रीड के या राइट के बस साइकिल चलेंगे ताकि 16 बिट के काउंटर को रीड राइट किया जा सके। अगले 3 जीरो जो है वो ये बता रहे हैं कि ये वाला काउंटर 0 जो है ये मोड 0 में ऑपरेट किया जा रहा है, और जो आखिरी 0 है ये बता रहा है कि ये बाइनरी काउंट जो है ये काउंटर 0 कर रहा होगा। इसी तरह से अगला वर्ड जो है वो 55 है। अब 55 को वो क्या होगा, वो 0110 और 0110, ये आपके 55 हेक्स का जो बाइनरी इंटरप्रिटेशन है वो लिखा हुआ है। आप यहाँ देखें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 लाइंस हैं आपकी 0 और 1 की, तो ये आपके काउंटर 1 को सिलेक्ट कर रही है। ठीक है, और उसके बाद ये जो अगला 10 है ये आपका ये बता रहा है कि सिर्फ आपकी जो लोअर सिग्निफिकेंट बाइट है उसका रीड राइट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। और जो 011 है ये आपका मोड 3 बता रहा है कि ये वाला जो काउंटर नंबर 1 है इसको मोड 3 में प्रोग्राम किया जा रहा है। और जो आखिरी 0 ये बता रहा है कि ये बाइनरी काउंटर है। इसी तरह से जो तीसरा कंट्रोल वर्ड है वो था B8। तो B8 को लिखें तो ये 1011B बन गया और 10008 बन गया। अब इसको आप डिकोड करके देखें तो जो सबसे पहला 10 है ये बता रहा है कि काउंटर 2 है, तो काउंटर 2 प्रोग्राम किया हुआ है, और 11 के जरिए से अगेन ये 16 बिट की रीड राइट होगी, लोअर बाइट पहले और हायर बाइट बाद में। और 100 जो है ये बता रहा है कि इसका मोड 4 है जो कि एक्टिव किया गया है। और आपका आखिरी 0 बता रहा है कि जो काउंटर है ये बाइनरी काउंट के तौर पे चलेगा। सो बाय दिस वे आपने देखा कि हमने 3 डिफरेंट काउंटर्स को 3 डिफरेंट कंट्रोल वर्ड्स के जरिए से प्रोग्राम किया। इनमें से हर एक के मोड भी अलग अलग हैं, किसी का मोड 0, किसी का मोड 3, किसी का मोड 4। और अभी मोड क्या है ये अब टाइम थोड़ा रह गया है, इसको अगली दफ़ा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा देते हैं यहाँ पर ये डायग्राम में। ये इसके डिफरेंट जो मोड्स हैं कि क्लॉक के साथ जो है वो मोड 0 कैसे ऑपरेट करेगा, और मोड 1 कैसे ऑपरेट करेगा, मोड 2 कैसे ऑपरेट करेगा, मोड 3 कैसे ऑपरेट करेगा। मैं आपको यहाँ बुक में भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ लेक्चर स्लाइड से भी देख सकते हैं जो मैंने पहले से आप की हुई है, और बुक के अंदर भी ये आपको ज़रा अच्छी डायग्राम नज़र आ जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की ये बुक है, बैरी बिब्रे की लेक्चर स्लाइड, और ये बैरी बिब्रे की बुक। इस बुक में हम चल रहे हैं इस वक्त चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। ये 11 है, और 11 में ये आपका प्रोग्रामेबल टाइमर है, ये आपका आ गया। ठीक हो गया जी। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
ये देखिए, ये जो बुक का पोर्शन है मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया, यहाँ से भी आपको ज़रा आसानी से नजर आएगा और ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। तो आपने ये करना है कि इस वीक में इसको ज़रा अच्छी तरह से स्टडी करना है। ये आपका मोड 0 की डायग्राम है कि क्लॉक के साथ आउटपुट पे कैसे सिग्नल आएगा। ये मोड 1 का है कि आउटपुट पे कैसे सिग्नल आएगा, मोड 2 पे कैसे सिग्नल आएगा। तो इसको आपने एक दफ़ा खुद स्टडी करके आना है। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे कि डिफरेंट मोड्स में किस तरह की आउटपुट जनरेट होती हैं। ठीक हो गया? अभी 12 बजने वाले हैं, लेक्चर को हम यहाँ क्लोज करते हैं, अटेंडेंस में आपकी ले लेता हूँ। अब आपका एक अनाउंसमेंट है जो आप सुन लें अच्छी तरह से और जहन नशीन कर लें। वो ये कि आपका पहली बात तो ये है कि मिड एग्ज़ाम व्यू है जो कि होना है। तो आपका जो सैटरडे है उसमें आपका लेक्चर भी होगा, जो एक मिसिंग लेक्चर चला आ रहा है पिछला, और मिड एग्ज़ाम भी होगा तकरीबन आधे पौने घंटे का या 1 घंटे का, 1 घंटे का या 2 घंटे का, जितना भी होगा। तो सैटरडे को सुबह को हम 9 बजे मिलेंगे, घंटा 1.5 घंटा जो है क्लास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिड एग्ज़ाम आपको देंगे। मिड एग्ज़ाम में आपके पास वो जो जिस तरह आपने पहले क्विज दिया था उस तरह के ऑप्शंस के सवाल भी होंगे, जिसमें आपने ऑनलाइन जो है अपना फीड करके तो जो भी उसकी सिलेक्शन है उनको लेना होगा, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनमें से, और कुछ आपको थ्योरेटिकल सवाल भी 1-2 दिए जाएंगे जिनको फिर आप सॉल्व करके उसका इमेज लेके, तो जो हमने इसकी मिड एग्ज़ाम की बनाई हुई होगी फाइल सेक्शन, वहाँ आपने अपलोड करना हो। ठीक हो गया? तो आपसे हफ्ते को दोबारा मुलाकात होगी सैटरडे को। उस दिन आपकी कुछ क्लास भी होगी जिसमें जो ये टॉपिक है इसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन जो है कवर करेंगे, और आपका मिड एग्ज़ाम भी होगा। मिड एग्ज़ाम के आपके 2 पार्ट्स होंगे। एक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा जो टाइम बेस्ड होगा, और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने उन सवालों को आंसर करना होगा। और कुछ आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा, वो उसके बाद आप करेंगे, और उस डिस्क्रिप्टिव पार्ट को अपने पेज पे सॉल्व करके तो फिर आप उसको अपलोड कर देंगे जो आपका सेक्शन बनाया हुआ होगा उसके अंदर। एनी क्वेश्चन? ज्यादा नो ये सर। क्या, क्योंकि वो उसमें वो बिल्कुल पढ़ा भी नहीं जाता है, वो कुछ सवाल वैसे ही रह जाते हैं उसमें पूछने की बात। वो उसमें ये होता है कि भी तो वो सारे के सारे सवाल एंड तक पढ़े भी नहीं जाते तो टाइम खत्म हो जाता है, तो फिर हमें एंड पे तुक्का लगाना पड़ता है। मतलब वो सारी की सारी चीजें हमें रिकॉल करनी पड़ती हैं थोड़ी सी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो, अगर आपको पहले आधा मिनट दे रहे थे तो पौना मिनट दे देंगे, 1 मिनट दे देंगे, टाइम बढ़ा देंगे आपको। लेकिन अगर इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप सवाल पढ़ के समझ में आ जाए और आप उसका जवाब जो है वो बता रहे हैं, फिर तो ठीक है। आई अगेन रिपीट अगेन एंड अगेन, देखिए लर्निंग आपका बुनियादी पर्पस है, समझाना बताना हमारा काम है, लेकिन सीखना ये आप में से हर इंडिविजुअल का अपना अपना ज़ौक और शौक है। और जो जितना इस ज़ौक शौक के मुताबिक कोशिश करेगा उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एक बात को आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें कि आपकी पहचान आपके ग्रेड्स और मार्क्स नहीं है, बल्कि आपकी पहचान जो आपकी हर इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग है वो है। ये वो ज़माने ख़त्म हो गए जब सरकारी नौकरियां होती थी। अब तो आपकी मैक्सिमम 90% जो है वो आपकी प्राइवेट जॉब्स हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप है, अपने काम हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए किसी भी एम्प्लॉयर को आपके ग्रेड से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको इस बात से लेना देना है कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता, और वो चंद सवालों में या चंद दिनों में इस बात को जांच लेते हैं कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता। इसलिए एज ए स्टूडेंट आपकी जो प्राइमरी कंसर्न है वो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, लर्निंग है। आपने इन 4 सालों में उसको डेवलप करना है, वो हासिल करनी है। ग्रेड थोड़ा ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका तजर्बा नहीं है, लेकिन मेरा 50-55 साल 56 साल मेरी उम्र हो गई। फील्ड में कामयाब लोग वो होते हैं जो लर्निंग करके आते हैं, जो सीख के आते हैं। जो ग्रेड लेके आते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कामयाब हो जाए। इसलिए खुदा के वास्ते अपने हाल पे रहम खाएं और लर्निंग की, सीखने की कोशिश करें। ये जो आप लोगों ने कल्चर बनाया हुआ कि इससे पूछ उससे भी पूछ और आपस में मिल बैठ के इकट्ठे जवाब निकाल लिए, चलो भाई शायद
सही जवाब हो जाएगा, ग्रेड मिल जाएगा, लेकिन वल्ला आपकी अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल ज़ीरो कंट्रीब्यूट हो रहा है। सिर्फ उस सूरत में जब आपने खुद पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, न्यूमेरिकल है, डिज़ाइन प्रॉब्लम है, उसको खुद सॉल्व किया, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन जो आप मिलजुल के खिचड़ी पकाते हैं, खुदा के वास्ते अपने आप को इससे बाज करें। मुमकिन है आपको ग्रेड मिल ही जाए, नंबर मिल ही जाए, लेकिन आपकी ज़ीरो लर्निंग होगी। आप यहाँ ग्रेड लेने नहीं है, लर्निंग लेने हैं, सीखने के लिए हैं। अब ये अलग बदकिस्मती है कि ये कोविड के चक्कर में आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, फिजिकली आप मौजूद नहीं हैं, एक अलग मजबूरी है जो कि हो गई है। लेकिन बहरहाल आपको जो प्राइमरी टास्क है अंडरस्टैंडिंग का, उससे खुदा के वास्ते अपने आप को महरूम ना करें। जो आपने पढ़ा सीखा होगा वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। जो ये आप आपस में मिल बैठ के खिचड़ी पका के, हलवा पका के मिड और फाइनल में कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उससे खुदा के लिए आप मत करें, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इसको आप बरादराना कह लें, बाप के तौर पर कह लें, ये मेरी नसीहत है, इसको आप प्लीज़ प्लीज़ कदर करें। खुद चीज़ों को पढ़ें, खुद चीज़ों को समझें। ठीक है, तो आपसे फिर सैटरडे को मुलाकात होगी, आपका रिमेनिंग लेक्चर भी होगा और आपका मिड एग्ज़ाम भी होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अभी फिर हम आज के लिए क्लोज करते हैं और फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मिलेंगे।